हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में कवर करने वाले हैं वो है प्लांट फिजियोलॉजी से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। बेसिकली नई यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसको हम कहते हैं। जिस तरीके से ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिफरेंट वर्किंग और प्रोसेसेस हमने आपस में एक रिलेशन पढ़ा जो कि एक दूसरे पर डिपेंड करके एक कंप्लीट सिस्टम हमारे किसी भी लिविंग बीइंग का बनाता है, वो ह्यूमंस में हम पढ़ चुके हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी। जिस तरीके से डिफरेंट रेस्पिरेशन की बात करें, डाइजेशन की बात करें, सर्कुलेशन बोले हम, और न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बोला, केमिकल कोऑर्डिनेशन बोला, सेम तरीके से हमारे प्लांट्स में भी कुछ एक्टिविटीज़ लगातार वर्क करती हैं। और इन्हीं एक्टिविटीज़ के रन करने की वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई जब प्लांट न्यूट्रिशन लेने का काम करेंगे, जैसे हमारे में हम ह्यूमंस में डाइजेशन की प्रोसेस को हम परफॉर्म करवाते हैं, इसी तरीके से सेम हमारे प्लांट्स में भी न्यूट्रिशन का एब्सॉर्प्शन होता है, मिनरल्स का एब्सॉर्प्शन होता है। इसके साथ साथ जो फूड उनकी बॉडी में सिंथेसाइज किया जा रहा है उस कंपोनेंट का फॉर्मेशन सिंथेसिस हम करते हैं। इसके साथ साथ एनर्जी का रिलीज़ कैसे किया जाता है, या फूड, क्योंकि प्लांट्स हमारे ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, तो यहाँ पर एक प्रोसेस, एक फिनोमेना बढ़ जाता है जो कि हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के साथ साथ हम बात करें तो उस फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट से एनर्जी किस प्रोसेस के थ्रू रिलीज़ करवाई जाती है, ये सारे के सारे फिनोमेना, ये सारे के सारे प्रोसेसेस हमें प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर कंटिन्यू करने हैं। तो जब भी आप प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हमारे प्लांट्स के अंदर डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट फिनोमेना किस तरीके से रन करते हैं वो हम स्टेप वाइज यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर में हमें पढ़ना है या प्लांट फिजियोलॉजी में जो सबसे पहला चैप्टर हमें पढ़ना है वो है हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हमारे प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब करवाए जाते हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारे कैसे प्लांट में एंट्री लेंगे, किस तरीके से एब्जॉर्प्शन को परफॉर्म करवाएंगे। इसके साथ साथ हम बात करें आपकी ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये एब्जॉर्प्शन किस तरीके से परफॉर्म करवाया जा रहा है, ये सारे के सारे चीज़ें जो है वो इस टॉपिक में हमें पढ़नी है। प्लांट फिजियोलॉजी का ही जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा मिनरल न्यूट्रिशन, जिसमें मिनरल्स के हेल्प से डिफरेंट, वही ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से हम डिफरेंट मिनरल्स को अपनी बॉडी, प्लांट बॉडी बेसिकली प्लांट बॉडी में एब्जॉर्ब करवाते हैं, और प्लांट बॉडी में एब्जॉर्ब करवाने के बाद फिर इनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके फोटोसिंथेसिस की। इन ट्रांसपोर्ट के बाद, मिनरल्स को लेने के बाद हमारे प्लांट में किस तरीके से फूड की सिंथेसिस की जाती है, नेक्स्ट टॉपिक हमें वो समझना है। फिर रेस्पिरेशन समझेंगे कि कैसे एनर्जी बॉडी, प्लांट बॉडी में रिलीज़ करवाई जाती है, और लास्ट टॉपिक है हमारा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बेसिकली हमारा जो प्लांट फिजियोलॉजी है ये पूरे टोटल 5 चैप्टर्स बनाता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने 7 पढ़े थे, क्योंकि वहाँ पे स्केलेटल सिस्टम और आपका जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो एक चैप्टर एक्स्ट्रा था। बाकी जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो सब किससे कनेक्टेड हैं, हमारे जिस तरीके से प्लांट्स, ह्यूमंस में हमने सारी फिनोमेना, सारी एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, सेम एक्टिविटीज़, सेम फिनोमेना जो हैं वो आपके ट्रांसपोर्ट या फिर प्लांट फिजियोलॉजी में परफॉर्म करवाए जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। सो चैप्टर का नाम है हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। जब भी आप हमारे प्लांट्स की बात करते हैं तो इन प्लांट्स में किन फिनोमेनास के थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमारे प्लांट बॉडीज़ में अक्रॉस द प्लांट बॉडी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये टॉपिक हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखें, सबसे पहले जब आप बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की, तो ट्रांसपोर्टेशन एक वो फिनोमेना है जिस प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट्स को, लाइक फूड है, वाटर है, इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमारे प्लांट बॉडी में अक्रॉस या फिर सिंपल हम बात कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाने का काम, भेजने का काम करवाया जाता है। लाइक मैंने बात करी सबसे पहले कि जब आप सॉइल में प्रेजेंट वाटर की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं भाई, जब भी आप न्यूट्रिशन की बात करोगे, भाई प्लांट को जब
जब आप न्यूट्रिशन देने का काम कर रहे हो तो वो, या फिर पानी जब आप देने का काम करते हो तो आप, हम सब, बहुत कॉमन सी चीज़ है ये, मुझे बतानी भी नहीं चाहिए कि जब प्लांट को पानी दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली हम उसको पत्तियों के थ्रू या फिर प्लांट के जो एरियल पार्ट्स है उसके थ्रू नहीं देते हैं, बल्कि कहाँ डालते हैं, जब हम प्लांट को पानी देना होता है तो हम उसकी रूट के अंदर वाटर को डालते हैं। तो ये फिनोमेना सेम, मतलब अलग अलग कंपोनेंट्स को, चाहे मैं पानी की बात करूं, चाहे फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड सिंथेसाइज हुआ है उस फूड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की बात करूं, तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सब फिनोमेना जो हैं वो कहाँ परफॉर्म करवाए जाते हैं, इनसाइड द प्लांट बॉडी। और किसकी हेल्प से परफॉर्म करवाए जाते हैं, तो जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एक वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट था जिसको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते थे, आर्टरीज और वीन्स के थ्रू हार्ट की हेल्प से हमारा जो ब्लड है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को अक्रॉस द बॉडी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता था। सिमिलरली हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट में भी यही फिनोमेना जो है वो परफॉर्म करवाया जाता है। कैसे परफॉर्म करवाया जाता है तो समझेंगे। हमने सबसे पहले बात करी, हम बचपन से दो टर्म्स के बारे में सुनते आ रहे हैं, दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम। किसकी बात कर रही हूँ मैं दो कंपोनेंट्स की बात कर रही हूँ, एक तो है आपका जाइलम, दूसरा है आपका फ्लोएम। ये दोनों क्या हैं, दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द वेस्कुलर बंडल्स ऑफ आर प्लांट बॉडी। ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं आपके किस में, ये हम पढ़ चुके हैं हमारे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में। हमने दो कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, दो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था जो कि जाइलम और फ्लोएम है। और ये जाइलम फ्लोएम आपस में मिलके, साथ में मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करते हैं, वेस्कुलर बंडल्स का। वेस्कुलर बंडल्स क्या हैं, ये हमारी बॉडी का एक वो पार्ट है जो कि अलग अलग कंपोनेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का काम करता है। मैं अगेन एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रही हूँ, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। जब डिफरेंट कंपोनेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पर भेजे जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, तो वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, आपके वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हमें टिपिकल चीज़ें नहीं समझनी है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि डे टू डे लाइफ में या बचपन से हम अलग अलग चीज़ों में उसको कंबाइन करते हुए पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे कुछ पार्ट हमने सेल में पढ़ लिया, कुछ हमने मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में पढ़ लिया, ठीक है, कुछ चीज़ें हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ऐसे ही समझ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं समझनी। तो मैंने क्या बात करा, सबसे पहले बात किया ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम की। जाइलम और फ्लोएम क्या हैं आपके, Xylem and phloem are the complex tissue of the plant which together constitute the vascular bundle. Complex part है और आपस में मिलके, साथ में मिलके क्या बनाने का काम करते हैं, vascular bundles बनाने का काम करते हैं। Now ये vascular bundles का काम क्या होता है, देखिए भाई, जैसे हमारी बॉडी में हम सर्कुलेशन के थ्रू अलग अलग कंपोनेंट्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक मैं बात कर रही हूँ फूड की, मैं बात कर रही हूँ वाटर की, मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीजन की, तो ये सब कुछ हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही तरीके के वेसल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे मैं फूड बोला तो भी वो ब्लड वेसल्स में ब्लड के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा। ओके, फिर मैं बात करूँ पानी की, तो पानी भी उन्हीं के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ऑक्सीजन भी उसी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जा रही है। लेकिन जब हम प्लांट्स में किसी भी कंपोनेंट के मूवमेंट की बात करते हैं, कौन से कंपोनेंट के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपके जाइलम और फ्लोएम के जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। किसका ट्रांसपोर्टेशन, एक तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन और एक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। अब गैसेस ट्रांसपोर्ट यहाँ पर नहीं होता, क्यों नहीं करवाया जाता गैसेस ट्रांसपोर्ट, तो उसका मेन छोटा सा रीज़न ये है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है ये एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है। मैं एक कॉम्प्लेक्स एनिमल की बात करूँ या मैं अपनी बात करूँ तो हमारे पास प्रेजेंट होता है एक कॉम्प्लेक्स बॉडी, और इस कॉम्प्लेक्स बॉडी में गैसेस एक्सचेंज करवाने के लिए हमें एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की ही ज़रूरत पड़ती है, जिसको हमने रेस्पिरेशन के फॉर्म में, फिज़िकल रेस्पिरेशन के फॉर्म में, ब्रीदिंग के फॉर्म में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवानी होती है, तो एक सिस्टम हमने यहाँ पर और बना दिया। लेकिन जब मैं प्लांट बॉडी की बात करती हूँ तो प्लांट बॉडी एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमन्स, एज़ कम्पेयर टू द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स सिंपल होती
होती है। और यहाँ इस सिंप्लिसिटी की वजह से सिंपल बॉडी सरफेस के थ्रू ही हम गैशियस एक्सचेंज के फिनोमेना को परफॉर्म करवा देते हैं। ये भी हम एनाटॉमी में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम एनाटॉमी में? मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हमारे जो प्लांट बॉडी है उसमें स्टोमेटा और लेंटिसल्स प्रेजेंट होने की वजह से जो गैसेस हैं वो इन और आउट ऑफ द बॉडी मूव कर जाती हैं। और यही चीज़ हम फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में भी पढ़ते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस हमारे प्लांट बॉडी में परफॉर्म करवाया जा रहा है तो वो किसकी वजह से करवाया जा रहा है? तो हम बोलते हैं कि भाई स्टोमेटास के थ्रू गैशियस एक्सचेंज हो रहा है या फिर लेंटिसल्स के थ्रू गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। सेम चीज़ हम प्लांट की पूरी बॉडी में गैशियस एक्सचेंज तो सिंपली करवा देते हैं। बात या फिर जो कहानी बचती है वो सिर्फ किसकी बचती है? एक तो फूड की और एक वाटर की। और यहाँ पे जो फूड है और जो वाटर है ये दोनों चीज़ें एक साथ एक पाथ के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं करवाई जाती बल्कि सेपरेटली मूव करवाई जाती है विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। यहाँ पे जो दो कंडक्टिंग टिश्यूज़ मैंने बनाए हैं जो वेस्कुलर बंडल आपस में साथ में मिलके ये बना रहे हैं। वेस्कुलर बंडल के बारे में भी हम काफ़ी बात कर चुके हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल्स, क्लोज वेस्कुलर बंडल्स। तो अगर मैं डायरेक्ट वेस्कुलर बंडल्स भी बोलती हूँ तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो जब हम कंडक्टिंग टिश्यू की बात कर रहे हैं हमारे बॉडी प्लांट बॉडी में या फिर मैं बात कर रही हूँ आपके वेस्कुलर बंडल्स की, तो ये दोनों के दोनों पार्ट आपका क्या बनाते हैं? ये दोनों पार्ट बनाते हैं आपका एक ऐसा प्लांट में सिस्टम या प्रोसेस जो कि हमारे फूड को और वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले हैं आपके जाइलम और दूसरे हैं आपके फ्लोएम। अब हमने क्या करना है? प्लांट बॉडी में जितने कंपोनेंट्स लेने हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट्स जाइलम और फ्लोएम तक पहुंचाने हैं। अब जाइलम और फ्लोएम क्या है भाई? दोनों कंडक्टिव टिश्यू हैं। जाइलम के थ्रू हम किसका एब्जॉर्प्शन करवाते हैं? जाइलम के थ्रू हम करवाते हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन। और अगर मैं बात करूं फ्लोएम के थ्रू हम करवाते हैं किसका ट्रांसपोर्टेशन? आपके फूड का ट्रांसपोर्टेशन। सो वी हैव टू कंपोनेंट्स, एक तो फूड है और एक वाटर है। तो जब हमें फूड को प्लांट पार्ट में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है तब हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? फ्लोएम का। और जब हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रहे हैं तो वो जाइलम के थ्रू होता है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द बॉडी, जो हम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। मैं बार बार एक टर्म इस्तेमाल कर रही थी और वो टर्म क्या था? ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट डज ट्रांसपोर्टेशन मीन? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अनदर। सेम जब मैं फूड की बात करती हूँ, मैं बार बार एक जो ये ट्रांसपोर्टेशन मैंने इस्तेमाल किया ये मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर रही थी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं प्लांट की बात कर रही हूँ या मैं फूड की बात कर रही हूँ या फिर मैं वाटर की बात कर रही हूँ। लेकिन जब आप फूड की या वाटर की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों को टर्म्स दिए जाते हैं अलग। मैं जब ट्रांसपोर्टेशन बोलूँगी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ वाटर। मैं किस ट्रांसपोर्टेशन में किसके मूवमेंट की बात कर रही हूँ? पानी के मूवमेंट की बात कर रही हूँ। और जब मैं फूड के मूवमेंट की बात करूँगी तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आई विल यूज द टर्म ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाएगा? ट्रांसलोकेशन कहलाएगा। तो जिस फिनोमेना के थ्रू आपका वाटर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। और जब जिस फिनोमेना के थ्रू आपका फूड एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है ये क्या कहलाता है? आपका ट्रांसलोकेशन कहलाता है। तो अगर मैं बोलूँ ट्रांसलोकेशन थ्रू विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलोकेशन इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, तो मैं समझ जाऊँगी किसका मूवमेंट हो रहा है? फूड का मूवमेंट हो रहा है। और जब मैं बात करती हूँ ट्रांसपोर्टेशन की तो वो पानी के मूवमेंट की वजह से होता है। अब एक चीज़ समझेंगे, जब भी फूड ट्रांसलोकेट किया जा रहा है फ्लोएम्स के थ्रू, फ्लोएम के थ्रू जब फूड का ट्रांसलोकेशन होता है तो ये मूवमेंट होता है आपका बाई डायरेक्शनल। और हम बात करें वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो है यूनिडायरेक्शनल। अब देखें वाटर जो है वो एक अनलिमिटेड सोर्स है, एक अनलिमिटेड रिसोर्स है हमारे एनवायरनमेंट की। प्लांट को अवेलेबल भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो यहाँ पे जितना पानी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाता है? ये पूरा चला जाता है आपका एनवायरनमेंट के अंदर।
मतलब इन्वायरमेंट में चला जाता है। ऐसा क्यों बोला मैंने? ऐसा इसलिए बोला मैंने क्योंकि जितने भी कंपोनेंट का आप एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं, ये पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन पानी को एब्जॉर्ब करता है रूट के थ्रू। जितना प्लांट में इस्तेमाल होना होता है, यूज़ होना होता है, उतना तो एक पर्टिकुलर टाइम पर यूज़ हो जाता है। बाकी का बचा हुआ कंपोनेंट आपका हम क्या कर देते हैं, एनवायरनमेंट के थ्रू बाहर रिलीज़ करवा देते हैं। तो जब एनवायरनमेंट के थ्रू हमने बाहर उस कंपोनेंट को रिलीज़ करवा दिया तो ये आपका यूनिडायरेक्शनल है। उसको ज़रूरत ही नहीं हुई क्या होने की, क्या करने की, वापस से प्लांट बॉडी में आने की। एक्सेसिव क्वांटिटी में प्रेजेंट था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट था, तो जितना पानी आए उतना एब्जॉर्ब कीजिए, बाकी बाहर निकाल दीजिए। जितना कंपोनेंट आए उतना एब्जॉर्ब कीजिए और बाकी का बाहर निकाल दीजिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपके किसकी, फूड के ट्रांसपोर्टेशन की। फूड एक लिमिटेड सोर्स है जो कि प्लांट बॉडी खुद बना रही है। जब प्लांट बॉडी खुद बना रही है तो उसका इस्तेमाल भी वो अपने अकॉर्डिंग ही करेगी। ओके, अब जब इस्तेमाल वो अपने अकॉर्डिंग करके जितना एक्सेसिव फूड बना है, ऑब्वियसली इसको हम बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे। अगर इस्तेमाल होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो इट विल बी स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज़। भाई हमेशा सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, हमेशा फूड की सिंथेसिस नहीं होती है, रात में फूड की सिंथेसिस नहीं होती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम क्या करेंगे, हम अपने सारे के सारे फूड को स्टोर करके रखते हैं और जिस टाइम पर फूड की सिंथेसिस ना हो उस टाइम पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वजह से फ्लोएम को बनाया है हमने कैसा, बाई डायरेक्शनल मतलब फूड पत्तियों से बना, पत्तियों में बनने के बाद नीचे प्लांट को, रूट्स को, स्टेम्स को, हर प्लांट के बॉडी पार्ट को सप्लाई किया जाएगा। जितना इस्तेमाल होना है उतना इस्तेमाल हो जाएगा, जितना इस्तेमाल नहीं होना है ऐसा नहीं है कि अब उसको हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे, नहीं, अब उसको हम किसी अलग जगह पे स्टोर या फिर अपने स्टोरेज टिश्यू के अंदर स्टोर करने का काम कर देंगे, विच वी हैव स्टडीड ऑलरेडी इन आर एनाटॉमी। हम एनाटॉमी में ये बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अब जब भी बात की जा रही है आपका ट्रांसलोकेशन का, तो ट्रांसलोकेशन में हमने क्या किया, फ्लोएम के थ्रू आपका फूड को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करवा दिया। अब यहाँ पे हमें फ्लोएम और फूड के ट्रांसलोकेशन के बारे में जो पढ़ना है वो सब, ट्रांसपोर्टेशन तो हम पढ़ ही रहे हैं कि भाई कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है, एक टुगेदर कॉन्स्टिट्यूशन होगा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन का और फ्लोएम से फूड के ट्रांसपोर्टेशन का। यहाँ पे जो मेन चीज़ हमें समझनी है वो समझनी है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, मतलब रूट्स से लेके लीव्स तक पानी, या फिर मैं बात करूँ फूड भी एक जगह से दूसरी जगह पर किस फिनोमेना के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू भेजा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ अब हमें यहाँ पे समझनी है। अब देखें, मैंने बोला कि जब भी आप मूवमेंट करवा रहे हैं तो ये नेचर का रूल है कि कोई भी चीज़ मूव करती है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, और अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में वी हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द मूवमेंट। मतलब अगर मैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलती हूँ तो मुझे एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और नेचर भी सब, मतलब जो फेवर करता है वो किसको फेवर करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ चलने वालों को। ओके, दूसरी मैं बात कर रही हूँ अपोजिट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मूव करने पे, तो वो फिनोमेना आपका कैसा होता है, एनर्जी टेकिंग होता है। मतलब अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी दो चीज़ें हैं, सबसे पहला है आपका वो फिनोमेना जो कि एनर्जी को लेके काम करवाता है, और दूसरा वो फिनोमेना जो कि बिना एनर्जी को लिए सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को सेट करके आपकी किसी भी पार्ट का मूवमेंट करवा रहा है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से कि मूवमेंट जो है वो कितने तरीके का, दो, ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ट्रांसपोर्ट, तो हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं। मूवमेंट का क्या मतलब, कैसे, कहाँ, किधर, किस तरीके से कोई भी एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर पा रही है, ये चीज़ हमें समझनी है और पढ़नी है। तो ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्ट जो है वो कितने तरीके का है, कैसा फिनोमेना है, कैसा प्रोसेस है, दो, पहला एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है विच टेक्स एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दूसरा मैं बात करूं आपका मूवमेंट ऑफ पार्टिकल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी कॉन्स्टिट्यूट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक पैसिव है जो एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है, और दूसरा आपका क्या है, दूसरा है आपका
हमने क्या बात करी, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो कि एनर्जी का कंजप्शन नहीं कर रहा। ओके, तो इसी चीज़ को देखते हुए हमारे पास कुछ चीज़ें कुछ प्रोसेसेस हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बात करी किसकी, डिफ्यूजन की। मैं यहाँ पे दो टर्म एक साथ एक्सप्लेन करूँगी, एक तो डिफ्यूजन, दूसरा ऑस्मोसिस। नाउ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स from the higher concentration level towards the lower concentration level forms the diffusion। फिर मुझसे पूछा जाता है कि ऑस्मोसिस क्या है, तो ऑस्मोसिस में भी मैं यही बोलती हूँ, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन लेवल टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन लेवल फॉर्म्स ऑस्मोसिस। नाउ जब आप डिफ्यूजन की बात कर रहे हो, जब आप ऑस्मोसिस की बात कर रहे हो, यू हैव यूज्ड द सेम डेफिनेशन फॉर बोथ द टर्म्स। मतलब ये भी वही बोला और ये भी वही बोला, तो दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है, किस जगह पर है, तो आप समझेंगे। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस नो डाउट मूवमेंट है पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की टुवर्ड्स। लेकिन जब हम बात करते हैं, अगर मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के टुवर्ड्स हो रहा है, लेकिन बिना किसी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, तो वो फिनोमेना कहलाता है आपका डिफ्यूजन। और जब भी हम बात करते हैं आपका प्रोसेस जिसके थ्रू आप क्या करवा रहे हैं, जिसके थ्रू आप मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अगर मुझे एक जगह से दूसरे जगह पर जाने पे किसी गेट का इस्तेमाल करना पड़े, किसी एंट्रेंस का इस्तेमाल करना पड़े, वो बनाएगा आपका ऑस्मोसिस। और जहाँ पर किसी एंट्रेंस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, वो आपका क्या बनाता है, वो बनाता है आपका डिफ्यूजन। क्लियर? तो डिफ्यूजन है पार्टिकल्स का मूवमेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन लेवल टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन लेवल। अब मैं क्योंकि एक टर्म इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ पे एक सेंटेंस बोल रही हूँ, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो हायर का मतलब हुआ यहाँ पे ज़्यादा से कम की तरफ, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेट हुआ या फिर नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेट हुआ है, यही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपका क्या बनाता है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है आपका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। समझ में आया? तो मूवमेंट हो रहा है हायर से लोअर की तरफ, और मैंने अभी भी आपको बताया कि जब भी कोई चीज़ अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करती है, तो इट डज नॉट चार्ज एनर्जी। किसकी ज़रूरत हमें यहाँ पे नहीं होती, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। लाइक हमारे सेल के बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मूवमेंट हो जाएगा पार्टिकल्स का फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन लेवल टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन लेवल। फिर मैं बात करूँ दूसरा आपका किस चीज़ का, दूसरा मैं बात करूं आपका ऑस्मोसिस का, तो ऑस्मोसिस में भी हमने यही किया, क्या किया, मूवमेंट किया पार्टिकल्स का फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन लेवल टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन लेवल। तो यहाँ पर सबसे पहला फिनोमेना क्या है आपका, डिफ्यूजन। मतलब जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है वो किस फिनोमेना के थ्रू मूव कर रहा है, मतलब मैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करूँ, तो ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये आपका सबसे पहला हमने डिफ्यूजन पढ़ा। मैंने ऑस्मोसिस यहाँ पे टर्म लिख दिया है आपके डिफ्यूजन को क्लियर करने के लिए, लेकिन जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन में हम कितने फिनोमेना पढ़ रहे हैं, 3 फिनोमेना पढ़ रहे हैं। एक तो है आपका डिफ्यूजन, दूसरा है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा हम बात करते हैं आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पर एनर्जी का इस्तेमाल होगा, वो तो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ वो कहलाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे देखें, ऑस्मोसिस को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, सिर्फ इस टर्म को समझाने के लिए मैंने आपको ऑस्मोसिस थोड़ा सा बताया था। आगे इस पर हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन, सेकेंड इज योर facilitated diffusion, and third is your active transport. सबसे पहला डिफ्यूजन मैंने आपको बताया, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन लेवल टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन लेवल विदाउट यूजिंग एनी मेम्ब्रेन। बिना किसी मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किए पार्टिकल्स का मूव कर जाना एक जगह से दूसरी जगह तक आपका क्या बनाता है, डिफ्यूजन बनाता है। किसी एक्स्ट्रा स्पेशलाइज सेल मेम्ब्रेन की, किसी एक्स्ट्रा स्पेशलाइज स्ट्रक्चर की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं पड़ती। ठीक है, पूरी तरीके से
एनर्जी को ना इस्तेमाल करने वाला प्रोसेस है। मतलब ये वो फिनोमेना है, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम कभी भी किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो टोटली कैसा फिनोमेना हुआ, पैसिव फिनोमेना हुआ। ओके, नेक्स्ट मैंने बात करी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। अब समझें, डिफ्यूजन तो हुआ सिंपल मूवमेंट पार्टिकल का एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन जब आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात कर रहे हो तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक ऐसे तरीके का डिफ्यूजन है जिसमें आप किसी भी कंपोनेंट को बनाने के लिए एक टाइम पर तो क्या इस्तेमाल करते हो, एनर्जी इस्तेमाल करते हो। मतलब जैसे मैंने बोला कि बिज़नेस शुरू करने के लिए मैंने पहले इन्वेस्टमेंट दे दिया और पहला इन्वेस्टमेंट देने के बाद अब लाइफ टाइम मुझे उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सेम चीज़ यहाँ पर है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी लगी लेकिन सिर्फ एक बार, और उस एक बार एनर्जी लगाने पे अब वो जितना काम चलेगा वो कैसा चलेगा, बिना एनर्जी के। लाइक मैंने बोला कि मैं सिंपल रोड पे मूव कर रही हूँ एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये हो गया मेरा डिफ्यूजन। कोई किसी एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन मुझे नहीं करना पड़ रहा, देना पड़ रहा। ठीक है, मैं थर्ड आपको समझा रही हूँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें आपको एनर्जी देनी पड़े। जैसे मैं रोड पे मूव कर रही हूँ तो मुझे कोई एनर्जी नहीं देनी, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को थोड़े इस एग्जाम्पल से कंपेयर करने की कोशिश करूँ तो नीचे से ऊपर आना विद द हेल्प ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट का इस्तेमाल करने के लिए मुझे इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जब तक इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं होगी भाई, लाइट सप्लाई नहीं की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं की जाएगी, जब तक आपका क्या नहीं होगा, जो लिफ्ट है वो नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे नहीं जा पाएगी। अब लिफ्ट को रन करवाना है तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ एनर्जी को प्रोवाइड करवाया किसके थ्रू? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, लिफ्ट में। पहला फिनोमेना मैंने बोला सिंपल एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाना, मेरा यहाँ से यहाँ आगे बढ़ गई, यहाँ से यहाँ आगे बढ़ गई, ये है सिंपल डिफ्यूजन, कोई एनर्जी कभी नहीं दी, ठीक है। लेकिन जब मैंने लिफ्ट का फॉर्मेशन किया, लिफ्ट का फॉर्मेशन करने के बाद जितनी बार मैं ऊपर नीचे जाऊंगी उतनी बार मुझे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी। टोटली कैसा फिनोमेना है? टोटल एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तीसरी मैंने बात करी आपके स्टेयर्स के फॉर्मेशन की। मैंने नीचे के फ्लोर से ऊपर के फ्लोर तक, मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक मैंने लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया ताकि मुझे लगातार एनर्जी ना देना पड़े, ठीक है। अब भाई क्योंकि ट्रांसपोर्ट करना है तो यहाँ पे नीचे से ऊपर आने के लिए कभी ना कभी तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, बिना एनर्जी के आप आ नहीं सकते। तो मैंने किसका फॉर्मेशन किया? स्टेयर्स का फॉर्मेशन किया। और जब मैंने स्टेयर्स का फॉर्मेशन किया तो ये जो स्टेयर्स आपके बने हैं, स्टेयर्स को बनाने में एक बार एनर्जी लगी, अब लाइफ टाइम में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आने में उस स्टेयर्स का इस्तेमाल करूँगी। मतलब एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन, एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ क्या बोले हम, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन मैंने कर दिया। और ये जो स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ मेम्ब्रेन यहाँ पे बनी, ये स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ मेम्ब्रेन आपका क्या कहलाता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करेंगे तो बेसिकली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूव करेगा या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूव नहीं करने वाला है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया है? एक ऐसा सेटअप कर दिया है प्रोटीन का या फिर एक ऐसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दिया है जो कि लगातार पार्टिकल को, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पे जो पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए हेल्प करते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? पोरेंस प्रोटीन कहलाते हैं। मतलब एक प्रोटीन जो कि एक चैनल का फॉर्मेशन करता है। द प्रोटीन forms the channel in the membrane for to pass through। मतलब मॉलिक्यूल्स के पास करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए मैंने एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन किया। और ये जो स्पेशलाइज्ड काइंड्स ऑफ प्रोटीन है, ये कैसी प्रोटीन्स कहलाती हैं? पोरेंस प्रोटीन कहलाती है। मतलब बेसिकली द पोरेंस आर द प्रोटीन्स दैट फॉर्म अ ह्यूज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो प्लास्टिड्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर सिंपल सेल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करवाने वाले। तो ये क्या करते हैं? आपके किसी भी पार्टिकल
को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाने में हेल्प करते हैं। एक चीज़ और समझनी है, अगर मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूँ तो मेम्ब्रेन के अंदर आपने भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं। ये मेरे पास कंपोनेंट है, ये बीच बीच में मेरे पास प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, इंटीग्रल प्रोटीन जिसको हम बोलते थे। यहाँ से पार्टिकल एंटर करता था और यहाँ से बाहर आ जाता था। यहाँ से पार्टिकल एंटर किया और बाहर, मतलब अंदर और बाहर लगातार एक्सचेंज जो है वो चलता जा रहा है। ये प्रोटीन्स क्या क्या कहलाती हैं? पोरेंस प्रोटीन्स कहलाती हैं। पोरेंस मतलब होल्ड प्रोटीन्स। अब आपको एक्वापोरेंस प्रोटीन के बारे में अगर मैं बताऊं या फिर मैं आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं, तो हमारे पास जो हमारी मेम्ब्रेन थी, ये मेम्ब्रेन कैसी थी? ये मेम्ब्रेन थी डबल लेयर्ड, जो कि किससे मिलके बनी थी? एक तो प्लास्टिड से मिलके बनी थी और दूसरा किससे मिलके बनी थी? आपकी लिपिड से मिलके बनी थी। तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी हम लिपिड्स की और प्रोटीन्स की बात करते हैं तो जो लिपिड्स हैं आपके, ये वाटर इम्परमिएबल होते हैं। और जब भी हम बात करते हैं आपके किसकी? जब भी हम बात करते हैं आपके प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स के थ्रू आपका वाटर का पार्टिकल्स का एक्सचेंज हो जाता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ का एक्सचेंज आप करवा रहे हो जो कि एनर्जी का मतलब पानी का इस्तेमाल करे, तो वो लिपिड्स के थ्रू नहीं आ सकती। भाई लिपिड्स एक फैट की लेयर है, ओके। और जब हम बात करते हैं आपका किसका? जब हम बात करते हैं आपका प्रोटीन्स का, तो प्रोटीन्स वाटर का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर करवा देती हैं। तो ये जो मूवमेंट चल रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, ये मूवमेंट टोटली प्रोटीन्स के थ्रू चलता है। और क्योंकि प्रोटीन वाटर के मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाने में हेल्पफुल है, तो इस वजह से इन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? एक्वापोरेंस प्रोटीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वापोरेंस प्रोटीन। और ये जो एक्वापोरेंस प्रोटीन्स हैं, ये कितने तरीके का पोर्ट सेट करते हैं? ये पोर्ट सेट करते हैं आपके, बेसिकली देखें, सबसे पहला है आपका सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट सबसे पहला, यूनिपोर्ट के बाद है आपका सिम्पोर्ट, सिम्पोर्ट के बाद है आपका एंटीपोर्ट। मतलब ये जो पोरेंस प्रोटीन्स मैंने बनाई हैं, यहाँ पर देखें, ये जो पोरेंस प्रोटीन्स का फॉर्मेशन मैंने किया है, ये पोरेंस प्रोटीन 3 तरीके का मूवमेंट करती हैं, सिर्फ एक ही जगह पर मूवमेंट। ये हुआ आपका यूनिपोर्ट, कि बाहर मान लीजिए ये आउटर है और ये आपका इनर है, एक आउटर दूसरा इनर, बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट आपका यूनिपोर्ट बनाएगा, ओके। सिम्पोर्ट मतलब जितना भी आप मूवमेंट करवा रहे हो ये सिंगल डायरेक्शन में आगे बढ़ा, ये कहलाएगा सेम, एक साथ डिफरेंट। जैसे यूनिपोर्ट एक ही कंपोनेंट को एक मेम्ब्रेन से, मतलब मेम्ब्रेन से अक्रॉस जो है वो ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, कि बाहर से अंदर की तरफ मैंने क्या कर दिया? पार्टिकल को मूव एक ही तरीके के। सिम्पोर्ट की बात मैं कर रही हूँ जब, तो सिम्पोर्ट हुआ डिफरेंट पार्टिकल्स का या एक सेम पाथवे को क्रॉस करते हुए क्या कर जाना? आगे बढ़ जाना। तीसरा पार्ट मैं बोल रही हूँ आपका एंटीपोर्ट, एक ही प्रोटीन के थ्रू अंदर का भी मूवमेंट डिफरेंट कंपोनेंट का और बाहर का भी मूवमेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का। तो ये आपका 3 फिनोमेनास, कौन कौन से फिनोमेनास? एक तो सिम्पोर्ट है, एक यूनिपोर्ट है और एक आपका क्या है? एंटीपोर्ट है। तो सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट और एंटीपोर्ट ये क्या बना रहे हैं? आपके 3 फिनोमेना। देखें बेसिकली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो some carrier or transport proteins allow diffusion only if 2 types of molecule move together। 2 टाइप के मॉलिक्यूल एक साथ मूव कर रहे हैं तो it will form the symport। मैंने अभी आपको क्या बोला? 2 मॉलिक्यूल एक साथ मूव करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका symport कहलाएगा, ओके। बोथ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जब हम क्या मतलब 2 पार्टिकल्स का यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ सेम पार्टिकल का मूव करना क्या कहलाएगा? एंटीपोर्ट। फिर से समझे, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन अ सिमिलर डायरेक्शन, तो वो क्या कहलाएगा? आपका सिम्पोर्ट। एक ही डायरेक्शन में चले जाना, एक ही पार्टिकल्स का अंदर और बाहर 2 पार्टिकल्स का एक साथ मूव होना क्या कहलाता है? आपका एंटीपोर्ट कहलाता है। और तीसरा अगर मैं बात करूं, व्हेन अ मॉलिक्यूल मूव्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, मतलब एक मेम्ब्रेन से
अंदर या फिर बाहर मूव करना, लेकिन कोई भी पार्टिकल इसको इफेक्ट ना करे, तो वो कंडीशन, वो फिनोमेना आपका क्या कहलाता है, यूनिपोर्ट कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सबसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में एक तो डिफ्यूजन बताया और दूसरा क्या बताया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बताया। डिफ्यूजन जिसमें एनर्जी का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या, कि कोई भी मेम्ब्रेन को बनाने में आपने एक बार एनर्जी दी, फिर उसके बाद एनर्जी का जो इस्तेमाल है वो क्या कर दिया, बंद कर दिया, लेकिन अब वो लाइफ टाइम जो है वो एज इट इज़ वर्क करता रहेगा बिना किसी एनर्जी का इस्तेमाल किए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपकी किसकी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो आपको तीनों फिनोमेनास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। सबसे पहले डिफ्यूजन, जिसमें मूवमेंट हुआ अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के टुवर्ड्स, कोई एनर्जी का कंजप्शन, कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, काइंड ऑफ प्रोटीन्स बना दी, एक्वापोरेंस प्रोटीन्स, पोरेंस प्रोटीन, जो कि 3 तरीके के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवा रही हैं। यूनिपोर्ट बनाती हैं, सिम्पोर्ट बनाती हैं, एंटीपोर्ट बनाती हैं, मतलब एक बार एनर्जी लगा दी, अब काम चलता रहेगा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन कोई एनर्जी हमें देनी नहीं पड़ेगी। और तीसरा जो पार्ट मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ बार बार, वो क्या है, एनर्जी गिविंग प्रोसेस। मतलब अगर किसी चीज़ का फॉर्मेशन करना है, अगर किसी पार्ट का सिंथेसिस करना है, तो उसको सिंथेसाइज करने के लिए, उसको बनाने के लिए आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कोई ऐसा कंपोनेंट, जैसे अभी हम आगे नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो है हमारा मिनरल न्यूट्रिशन, या मिनरल न्यूट्रिशन में आप देखेंगे कि भाई ऑब्वियसली देयर इज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट एज़ कम्पेयर टू द सॉइल। मतलब सॉइल में जो मिनरल है वो कम होगा एज कम्पेयर टू द प्लांट में ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई प्लांट तो बना ही मिनरल से मिलकर है। तो उस कंडीशन में भी अब हमें क्या करना पड़ता है, मूवमेंट करवाना पड़ता है। कहाँ से, सॉइल से प्लांट की तरफ। सॉइल में मिनरल कम, प्लांट में ज़्यादा, तो मूवमेंट कैसा हुआ, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ। और जिस जगह पे हमें कोई मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करवाना पड़ता है, तो वो फिनोमेना, वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। भाई किसी चीज़ को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेजेंगे तो लॉजिकल सी चीज़ है, हमें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। तो 3 है, डिफ्यूजन, नो एनर्जी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी का कुछ पर्टिकुलर इस्तेमाल हम कर रहे हैं और उसके बाद जो है एनर्जी नहीं यूज़ होती। और तीसरा है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें पूरी तरीके से आप एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो। डिफ्यूजन में कोई स्पेशलाइज काइंड ऑफ मेम्ब्रेन की ज़रूरत हमें नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो हम स्पेशलाइज काइंड ऑफ प्रोटीन्स का या फिर स्पेशलाइज काइंड ऑफ मेम्ब्रेन का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर ये स्पेशलाइज काइंड ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी तो आपका क्या नहीं होगा, फॉर्मेशन, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मैंने बोला कि मेम्ब्रेन या फिर एक स्पेशलाइज प्रोटीन की ज़रूरत है या फिर नहीं है डिफ्यूजन में, तो नहीं है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में है, यस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे भी है। फिर मैं बोलूं सिलेक्टिविटी, डिफ्यूजन में सिलेक्टिविटी का क्या मतलब है, सिलेक्टिविटी का मतलब है कि डिफ्यूजन में आप किसी भी पार्टिकल को किसी के भी साथ आगे पीछे ट्रांसपोर्ट कर देते हो, ठीक है। फैसिलिटेटेड और एक्टिव डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता। कुछ तरीके के कंपोनेंट जिसकी रिक्वायरमेंट है वही जाएगा, बाकी के नहीं जाएंगे। तो डिफ्यूजन सिलेक्टिव नहीं होता है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसा होता है, आपका सेलेक्टिव होता है। यहाँ पे तीसरी अगर मैं बात करूँ तो जो मूवमेंट है वो ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मैं बोलूँ अपहिल, अपहिल का मतलब होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी कर दे, ये भी नहीं, ये कर देगा, ये दोनों जो है आपका अपहिल ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए केपेबल नहीं है। मतलब अगर मैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी बोलूँ कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये मूव करवा दे, तो ये नहीं करवा सकते। और आगे लास्ट पार्ट आपका वही एनर्जी का यूटिलाइजेशन है। एनर्जी का यूटिलाइजेशन मतलब कि यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज की जा रही है, इन दोनों की बात करें तो एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं है। तो ये एक सिंपल फिनोमेना है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट पार्ट के अंदर मूवमेंट करवा रहे हैं। 3, या तो मैं 2 बोल लूँ,
हेडेस्ट कैटेगरी, पैसिव और एक्टिव, या फिर मैं 3 पार्ट कर दूँ, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटिव फ्यूजन और आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके बाद है ऑस्मोसिस, प्लांट वाटर रिलेशनशिप, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये सब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे।